हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाई। अगर आप ये वीडियो क्लिक किए हैं, इसका मतलब है कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो आपकी इस कोशिश में मैं आपकी मदद करूंगा। तो आगे बढ़ें विद सिंप्लीफाई। नो मोर एक्सक्यूजेस। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग थर्ड फैक्टर को देख रहे हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। तो इसको समझने के लिए हम लोग दो वायर के लेंथ को भी सेम लेंगे। ठीक है, बाकी दो फैक्टर्स को सेम लेना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर दोनों केस में सेम रहेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रहेगा। मतलब यहाँ पर जो भी चेंज आएगा, बढ़ेगा रेजिस्टेंस या कमेगा रेजिस्टेंस, जो भी होगा वो नेचर के वजह से ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने लेंथ तो सेम ले लिया है, एरिया ऑफ सेक्शन भी सेम ले लिया है, तो जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल या मटेरियल के वजह से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो मटेरियल ले लिया है, एक ले लिया है कॉपर, एक ले लिया है सिल्वर। एक कॉपर वायर है और एक सिल्वर वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी सेम होंगे क्योंकि लेंथ सेम है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक जगह से पास हो रहा है वो भी सेम है। ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, रेजिस्टेंस जो है, सिल्वर का रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है। ठीक है, और कॉपर का रेजिस्टेंस थोड़ा हाई होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ऐसी जो बातें हैं, ठीक है, बाहर से तो हम लोग सब कुछ सेम रखें तो भी रेजिस्टेंस एक जगह ज्यादा एक जगह कम क्यों है? ठीक है, तो इसका आंसर देने के लिए हमको थोड़ा और मटेरियल के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कॉपर का इंटरनल स्ट्रक्चर सपोज, ठीक है, कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूल्स और एटम्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। ठीक है, और सिल्वर का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, सिल्वर के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आना है, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाना है, तो आप खुद ही देख के बताइए कि कहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ कल्यूजन, ठीक है, टकराने की संभावना कहां पर ज्यादा है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ज्यादा टकराए, हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा टकराए। ठीक है, यहाँ पर दो बार टकराया। ठीक है, और यहाँ हो सकता है कि वो एक ही बार टकरा के बाहर निकल जाए। ठीक है, तो कहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ कल्यूजन ज्यादा मिला आपको? ठीक है, कॉपर में। और कहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ कल्यूजन कम मिला? ठीक है, तो यहाँ पर जो कल्यूजन हो रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो कल्यूजन हो रहा है, जो टकराव हो रहा है, कल्यूजन मीन्स टकराव। ठीक है, यहाँ पर जो भी कल्यूजन हो रहा है ये मॉलिक्यूल के अंदर है ना, उनके लैटिस स्ट्रक्चर के वजह से कल्यूजन हो रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे से नहीं टकरा रहा है, यहाँ पर उनका जो लैटिस स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उससे टकरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस तो होगा क्योंकि कल्यूजन तो है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो है, लेकिन किसके वजह से है? ड्यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम लोग एक स्पेशल नाम से बोलते हैं जिसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कोई बहुत अलग चीज नहीं है, इट इज द रेजिस्टेंस कॉज ड्यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या हुआ? ये एक नया टर्म देख रहे हो आप। ठीक है, रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी का मीनिंग है। ठीक है, तो इसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन किसके वजह से? इंटरनल स्ट्रक्चर के वजह से, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर अलग था, यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर अलग था। ठीक
है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन कहीं पर ज्यादा टकरा रहा है, कहीं पर कम टकरा रहा है। ठीक है, इस बात को हम लोग रेजिस्टिविटी से ही मेजर करते हैं, बताते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब ये रेजिस्टिविटी के वजह से रेजिस्टेंस में कैसे चेंज आता है, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। तो पहले आप ये समझिए कि रेजिस्टिविटी किसके वजह से है? इंटरनल स्ट्रक्चर के वजह से है। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे, तो रेजिस्टिविटी में चेंजेस आएंगे। कहने का मतलब है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, ये आप पहले के साइंस में आप देखे होंगे कि अगर हम किसी मेटल को अगर ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो एक्सपैंड कर रहा है मतलब क्या है कि उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में चेंज आया। तो स्ट्रक्चर में चेंज अगर आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स का कोल्यूजन है उनके साथ, उसमें भी चेंज आएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या चेंज हो रहा है? ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। ठीक है, चेंजेस, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंजेस। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है, तो कोल्यूजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज। तो टेम्परेचर के चेंज होने पर, टेम्परेचर के चेंज होने पर इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होने पर रेजिस्टेंस चेंज हुआ। ठीक है, अब ये बढ़ना कम होना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी वजह से, ठीक है, आपके ओम्स लॉ को यूनिवर्सल लॉ नहीं कहा जाता, क्योंकि आपने उसके स्टेटमेंट में एक लास्ट पढ़ा था कि इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, इट शुड बी कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ में ये लिखा गया है कि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट मिलेगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं रखोगे तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं मिलेगा, वो भी चेंज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस ओनली ओम्स लॉ इज नॉट कंसिडर एज यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि इसमें कंडीशन आ गया है। ठीक है, इट इज ए कंडीशनल लॉ। ठीक है, इस बात को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, कि ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, इट इज ए कंडीशनल लॉ। और कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं आएगा। और ये अगर कांस्टेंट रहेगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही मिलेगा। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आपका जो V/I जो आप ओम्स लॉ में पढ़ रहे थे, उसका रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट आएगा तभी उसका रेशियो कांस्टेंट आएगा। अगर आप चेंज करके अलग अलग टेम्परेचर पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ये V/I का रेशियो सेम नहीं आएगा। ठीक है, और इसी वजह से हम लोग ओम्स लॉ को यूनिवर्सल लॉ नहीं कहते। तो उसका डायरेक्ट रिलेशन जो है रेजिस्टिविटी से ही है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ठीक है, और कैसे रिलेशन है? टेम्परेचर, इंटरनल स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन ये भी बात समझना है कि रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है।
तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स। तो किन को ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स बोलते हैं? जो लेंथ ऑफ वायर है और एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है, जिसको आप थिकनेस भी बोलते हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि अच्छा, ये जो ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स है, इसको ज्योमेट्रिकल ही फैक्टर्स क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि दे कैन बी चेंज्ड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, दे कैन बी चेंज्ड फ्रॉम आउटसाइड, दे कैन बी चेंज्ड फ्रॉम आउटसाइड। कैसे आप आउटसाइड से चेंज कर सकते हो? अब जैसे एक वायर है, ठीक है, एक सिंपल वायर है ना, ये जैसे कॉपर वायर है, इसको एग्जांपल के लिए हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, इसका एक लेंथ है और इसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, मतलब थिकनेस होगा। अगर आप इसको स्ट्रेच करते हो, ठीक है, अगर आप दोनों तरफ से इसको स्ट्रेच करते हो तो हो सकता है ये थोड़ा और पतला वायर हो जाए। ठीक है, आपने इसको स्ट्रेच किया, ठीक है, यहाँ से फोर्स लगाया, थोड़ा यहाँ से फोर्स लगाया, तो इसका लेंथ थोड़ा चेंज हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो गया। ठीक है, तो जब आप ये जो आपने फोर्स लगाई, ये एक्सटर्नल फोर्स था। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या चेंज हो गया? उसके ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स चेंज हो गए, लेंथ और एरिया चेंज हो गया। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? दे कैन बी चेंज फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये है कि पहले तो ये कॉपर था, अब क्या है? कोई नया मटेरियल आ गया है क्या? कोई नया मटेरियल फॉर्म हो गया है क्या इसके लंबा होने से या पतला होने से? मटेरियल तो अब भी वही है, मतलब अब भी आप इसको कॉपर वायर ही बोलोगे। ठीक है, ये सिल्वर वायर में तो नहीं चेंज हो गया, विच मीन्स, ठीक है, लेंथ चेंज करने पर, एरिया चेंज करने पर मटेरियल चेंज नहीं होता। ठीक है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, मतलब इनका इंटरनल स्ट्रक्चर अभी भी वही है जो पहले था। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर को सिर्फ एक ही चीज चेंज कर सकता है, वो है टेम्परेचर। ठीक है, आपके लेंथ और एरिया को चेंज करने से इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हम इस बात को लिख लेते हैं, बाय चेंजिंग लेंथ एंड एरिया, एल और ए से आप ये बात समझ जाएंगे, एल का मतलब है लेंथ और ए का मतलब है एरिया। ठीक है, बाय चेंजिंग लेंथ एंड एरिया, इंटरनल स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है, और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है तो उससे होने वाला जो रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टिविटी, ये भी सेम रहेगा। ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टिविटी है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो डज नॉट अगर डिपेंड कर रहा है किस पे, चेंज किसके वजह से चेंज नहीं होता, तो लेंथ और एरिया की वजह से बिल्कुल चेंज नहीं होता, क्योंकि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना? अब देखते हैं हम इसके आगे। ठीक है, कि आपने तो ये जान लिया कि रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, आपने ये भी जान लिया कि रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस पे कैसे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल बोलने का मतलब है कि अब हम रेजिस्टिविटी को रिफर कर रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है और किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का एक रेंज भी है ना, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब आगे ये है कि ये मालूम करके हम अपने फायदे के लिए ये जो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े, 3 फैक्टर्स जो हमने पढ़े, ये हमारे किस काम का? जान तो लिए हम लोग क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ये हमारे किस काम का? तो इसको हम लोग अभी पहले देख लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को देख के कुछ सीख पाए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।